Hello everyone. In this lecture of basic electronics, we will study the different characteristics values, that is load current, load voltage, IRMS value, power, different values we'll calculate today. In last lecture, we talked about that what is the operation of half wave rectifier and how the AC current is converted into the pulsating DC voltage. This is the pulsating. As I said you, the pulsating mean that there is a AC components available in the output, so that it is known as the pulsating DC voltage. So now today we will calculate the load current, that is what actually the value of the load current, what actually value of the लोड वोल्टेज, तो इन सब की जितनी वैल्यूज हैं इसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एवरेज डीसी लोड करंट. इसे एवरेज डीसी लोड करंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज आपकी जो लोड होता है, दैट इज हमने जो डायग्राम में देखा था, दैट इज हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्री लोड देखा था. तो इस रजिस्ट्री लोड से जो आपकी करंट फ्लो होगी, करंट जो भी करंट फ्लो होगी उस करंट को हम कहेंगे लोड करंट. और इसे डीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको इस रजिस्ट्री लोड पे आपको जो आउटपुट रिसीव होता है वो आपका डीसी होता है. देयरफॉर वो डीसी लोड करंट हो गया. एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैल्यू आपको रिसीव होगी उनका एवरेज वैल्यू निकालना. हो सकता है शुरुआत में वैल्यू कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, तो उनका आपको क्या है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो दैट अब इस रजिस्ट्री लोड के अक्रॉस आपको जो लोड करंट है उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. तो जब कभी भी आपको एवरेज डीसी लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट पार्ट. तो इंटीग्रेट जैसे ही आप करोगे तो आपको वो एवरेज डीसी वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल. तो वन कंप्लीट साइकिल जैसा हमने देखा था एग्जिस्ट करता है 0 से लेके 2 पाई तक. तो अगर ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, तो इनपुट वेव फॉर्म हम देख सकते हैं जो हमारा इनपुट वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेके 2 पाई तक के लिए. तो ये आपका एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म होता है. इसका जब हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में 0 से लेके 2 पाई में आप देखेंगे कि जो आपका आउटपुट एग्जिस्ट करता है वो 0 से लेके पाई तक के लिए एग्जिस्ट करता है, और पाई से लेके 2 पाई तक के लिए वैल्यू आपकी क्या है, 0 है. ठीक है. तो ये जो वेव फॉर्म आपको रिसीव होता है, इस वेव फॉर्म को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी. तो आई एम जो होती है ये दैट इज जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं आई एम साइन ओमेगा. आई एम और साइन दैट इज ये आपका क्या हो गया, एक साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है जिसमें ये वैल्यू जो आपकी 0 होती है, दैट इज हम देख सकते हैं 0 से पाई के लिए आपकी ये वेव फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बट पाई से लेकर 2 पाई तक के लिए आपकी वेव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है. देयरफॉर हम जो एरिया अंडर द कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो कैलकुलेट करते हैं, इनिशियली तो इसकी वैल्यू 0 टू 2 पाई है, लेकिन हम देख सकते हैं 0 टू 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 0 है. और जो शुरुआत में 0 से पाई के लिए इसकी वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एवरेज डीसी लोड करेंट, तो एवरेज आपको करने के लिए क्या होता है, दैट इज 1/2 पाई, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 2 पाई के लिए, तो ये मीन वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई. आई एल आपका इनपुट हो जाएगा, दैट इज आपका लोड करंट, और डी ओमेगा टी अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग टी एक्सिस. तो ये आपकी आई डी सी का आपका जो जनरल फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा. ठीक है. जैसा कि हमको मालूम है हमारा जो इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है या आपकी जो वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है आपकी 0 से लेके पाई तक के लिए. तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई तक को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि रिमेनिंग की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी. देन कॉस कॉस पाई माइनस को आपने बाहर कर दिया, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू आपकी होती है -1, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1. 1 -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा आपका. देयरफॉर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा आपका, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा. आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, आई एम अपॉन पाई. देयरफॉर हम देख सकते हैं जो आई डी सी दैट इज एवरेज डी सी लोड करंट की वैल्यू है वो आपकी होती है आई एम अपॉन पाई. आपको ये याद होना चाहिए दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज डीसी लोड करंट की वैल्यू होती है आई एम अपॉन पाई. अगर इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो आई एम की आपकी वैल्यू है, आई एम की वैल्यू है वो क्या है, ई एस एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एस. ये क्यों है, देखिए यहाँ पे जो इस बुक में क्या किया है कि ई जो है, ई इज आपकी ई की जो वैल्यू इट इज नथिंग बट वो वी है, दैट इज वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है इसने ई से. और ई एस एम दैट इज पीक वोल्टेज है, सेकेंडरी की पीक वोल्टेज, एस फॉर सेकेंडरी, एम फॉर पीक वोल्टेज. तो जो मैक्सिमम पी सेकेंडरी वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया है ई से. ई एस एम हो गया. तो आपको मालूम है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन
आर, तो आई की जगह आपका आई एम हो गया है, वी की जगह आपको ई एस एम हो गया है, और आर की जो वैल्यू है इसमें ये 3 डिफरेंट वैल्यूज है। 3 डिफरेंट वैल्यूज क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपके जो ट्रांसफार्मर है इसका भी अपना क्या होता है, एक रजिस्टिव दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। डायोड का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये जो रजिस्टिव लोड है ये तो है ही, आपकी आरएल वैल्यू है ही इसकी, ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको कंबाइंडली आपको डिनोट करना होता है। देयरफॉर जैसा आपने इक्वेशन में देखा है, इक्वेशन में आपकी उसकी वैल्यू हो गई है ई एस एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एस, ठीक है। लेकिन आप अगर नेक्स्ट अगर इसको जब सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे तो आप आर एफ और आर एस की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। देयरफॉर अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट इस इक्वेशन या इस फंक्शन पे आपको नहीं होगा। देयरफॉर आई एम की वैल्यू जो आपकी होती है वो हो जाती है ई एस एम अपॉन आर एल, जहाँ पे आर एल की वैल्यू होती है मच मच ग्रेटर देन आर एफ एंड आर एस। So in this way we have calculated IDC, that is average DC load current, which is Im upon pi. Now we will calculate the average load voltage. Now here is the average DC load voltage जिसे EDC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है V इक्वल टू आपका क्या होता है, V इक्वल टू होता है आपका RI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V की जगह EDC हो गया। जब DC हो गया है, जब DC वोल्टेज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा आपका DC हो जाएगा। और DC करंट जो आपको रिसीव होता है वो कहाँ पे, रजिस्टिव लोड पे ही आपको रिसीव होता है। देखो इसमें क्या हो गया, RL से मल्टीप्लाइड हो गया। देखो ये V इक्वल टू RI फॉर्मूला होता है, V की जगह EDC हो गया, IDC DC करंट हो गया, और ये लोड से होकर गुजर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या हो गई, RL वैल्यू हो गई। IDC की वैल्यू हमने अभी निकाली है, IDC की वैल्यू होती है IM अपॉन पाई। तो आप अगर आपको लगता है आई एम की वैल्यू ज़रूरत है तो आई एम की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये पुट करने के बाद वैल्यू थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई है। देयरफॉर उसको जब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि आर एफ और आर एस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। तो अगर आप आर एफ और आर एस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपको क्या बचेगा, आर एल बचेगा। ये आर एल और ये आर एल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इक्वेशन में क्या, ई एस एम अपॉन पाई। देयरफॉर ई डी सी दैट इज एवरेज डी सी लोड वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है ई एस एम अपॉन पाई। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट IDC की वैल्यू होती है IM अपॉन पाई फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए EDC दैट इज एवरेज DC लोड वोल्टेज की वैल्यू होती है ESM अपॉन पाई। नाउ विल कैलकुलेट द RMS वैल्यू। RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो किसका निकालना है, लोड करंट का, दैट इज IL का। तो IL का हमको मालूम है, IL इक्वल टू होता है, IL की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो 0 से पाई तक के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पाई से 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 0 से पाई लिखा हुआ है। तो IL क्योंकि रूट मीन स्क्वायर, तो आपने क्या रूट लगा लिया। मीन 2 पाई वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि जो आपकी साइकिल पूरी एग्जिस्ट करती है, जो साइकिल एग्जिस्ट करती है, इनपुट साइकिल हम बात कर रहे हैं, आउटपुट की नहीं बात कर रहा हूँ, तो वो 0 से लेके आपके 2 पाई तक के लिए एग्जिस्ट करती है। लेकिन आउटपुट में इस 2 पाई की दैट इज पाई से 2 पाई की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। लेकिन साइकिल आपके कहाँ से कहाँ तक की होती है, 0 से पाई तक के लिए, ठीक है, पूरी साइकिल। तो इसका एवरेज जब निकालते हैं दैट इज 1/2 पाई, तो ये रूट हो गया, मीन हो गया, रूट रूट अंडर रूट मीन, और जो इनपुट दिया होता है उसका आप स्क्वायर कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका ओमेगा टी हो जाएगा, और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। रिमेनिंग क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा आपका 2, और जो डिफ्रेंसिएशन भी आता है उसको आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ नीचे 2 होगा, तो इसका 2 और ये जो पहले से 2 था दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 हो गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। देन विल फाइंड दैट आई एम अपॉन 2। तो हम देख सकते हैं एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करेंट दैट इज आई आरएमएस की वैल्यू होती है आपकी आई एम अपॉन 2। यू मस्ट रिमेंबर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ के लिए वैल्यू क्या हो गई, आई एम बाई हाफ हो गई, आई एम बाई 2 हो गई। As it is written here that you must remember that RMS value of half wave rectifier is Im upon 2 IRMS value, and for full wave rectifier it is Im upon under root 2, जो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जैसे RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालें उसी तरह हमको क्या निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। तो RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज के लिए आपको सिंपल वही स्टेप करना है, क्योंकि आपको मालूम है V इक्वल टू होता है V इक्वल टू आर आई, तो क्योंकि RMS निकाल रहे हैं तो यहाँ पे RMS हो गया,
आई की जगह आई आर एम एस हो गया, लोड से आपको मालूम क्योंकि लोड से ही होके गुजरेगा तो आर एल हो गया। आई आर एम एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज आई एम अपॉन 2 होगा इंटू आर एल हो जाएगा। ठीक है, और आई एम की वैल्यू जो आपने पहले देखा था ई एस एम अपॉन आर एफ प्लस आर एस एफ ही रख सकते हैं। ठीक है, तो जो जनरल इसका इक्वेशन आप जब इसको रखने के बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आर एफ और आर एस की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन होती है, देयरफॉर क्योंकि RL की वैल्यू क्या होती है, अगर इससे आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था RL की वैल्यू जो थी मच ग्रेटर देन RF प्लस RS, तो अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जो चीज़ इसकी वैल्यू तो कम ही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 के कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम हो जाएगी। देयरफॉर हम इसको पूरे को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये पूरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर जो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लोड वोल्टेज की निकलती है वो होती है ईएसएम अपॉन 2। तो करंट की वैल्यू आरएमएस वैल्यू आईएम अपॉन 2 थी और इसमें वोल्टेज वैल्यू को ईएसएम अपॉन 2। Now here we'll discuss about the DC power output. DC power output that is PDC। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, वेयर V यहाँ पे E है, वी आई होता है, और V का फॉर्मूला क्या आपको होता है, V इक्वल टू आई आर, और ये फिर बाहर आपका I है, देखो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। देखो फॉर्मूला P का हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर। तो क्योंकि पावर आप DC का निकालना है तो DC में क्या होता है, RL होता है, तो R की जगह आपका RL हो जाएगा, आर की जगह आर एल हो जाएगा, और आई की जगह आपका आई डी सी हो जाएगा। सिंस स्क्वायर है तो स्क्वायर में जाएगा, और आई डी सी की वैल्यू हमको मालूम है आई एम अपॉन पाई होता है, स्क्वायर में ले लिया दैट इज आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। तो आपको जो मेन फॉर्मूला है डीसी पावर आउटपुट का वो ये होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एल होता है, और सिंस आई डी सी स्क्वायर हो जाएगा तो आई डी सी की वैल्यू आई एम अपॉन पाई, दैट इज सिंपली आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द AC पावर आउटपुट। AC पावर दैट इज PAC, एसी पावर इनपुट, सॉरी, क्योंकि जब एसी आप देते हैं रेक्टिफायर में जो भी इनपुट इनपुट देते हैं तो इनपुट क्या होता है आपका एसी होता है, इसलिए एसी पावर इनपुट है। तो सेम उसी तरह होगा आई स्क्वायर इंटू आर होगा, लेकिन क्योंकि एसी है, एसी में बताया था क्योंकि एसी सोर्स से जब सप्लाई से आ रहा है तो इसमें आपके जो रजिस्टर की वैल्यू है वो आपके ऑल थ्री हो सकती है, आर एल आर एफ आर एस, और इन वैल्यूज में आर एफ और आर एस की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई आर एम एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जिसकी वैल्यू होती है आई एम अपॉन 2। तो आई एम अपॉन 2 आप वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आई एम अपॉन 2 आप पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई आई एम स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा एसी पावर इनपुट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, दैट इज रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी एक्चुअली होता क्या है, दैट इज कि आपका जो रेक्टिफायर है वो कितने एफिशिएंटली एसी इनपुट वोल्टेज को डीसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहीं भी अगर एफिशिएंसी की बात होती है तो एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि हम रेक्टिफायर एफिशिएंसी बात करें दैट इज आउटपुट क्या होता है, इसमें डीसी होता है, इसलिए डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर जो सप्लाई करते हैं। तो डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी पावर इनपुट, हमने पावर कैलकुलेट कर लिया पी डी सी अपॉन पी एस सी, पी डी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए ये होता है, पी एस सी की वैल्यू ये होता है। हमने देखा कि आर एल की वैल्यू हमने यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप छोटा सा यहीं पे देखो यहीं से आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, आर एफ और आर एस की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन होती है, तो आर एफ आर एस को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर एल से आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, आपका इक्वेशन हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर, जो 4 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.406, 4 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.406, इसमें 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वैल्यू आपकी परसेंटेज में निकल जाती है, तो जिसकी वैल्यू होती है 40.6%। सो वी कैन सी हियर दैट कि आपकी जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है वो होती है 40.6%। इट्स मीन दैट जो आपकी आउटपुट आउटपुट जो आपको रिसीव होता है वो सिर्फ 40% ही आपका कन्वर्ट होता है डीसी में, अदरवाइज जो 60% होता है वो आपका क्या होता है, रिपल होता है, रिपल कंटेंट्स अवेलेबल, रिपल मतलब एसी कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब जो आपने रेक्टिफायर आपने वेवफॉर्म बनाया था आउटपुट का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपको आउटपुट रिसीव होता है इसमें 40% ही सिर्फ आपका डीसी में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग होते हैं 60% जो होता है इसमें आपका क्या होता है, एसी कंटेंट्स, एसी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसे हम मेज़र करने के लिए रिपल फैक्टर यूज़ करते हैं, और इन एसी कंपोनेंट्स को आप रिपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी इस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो होती है वो क्या होती है, सबसे पुअर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो
कन्वर्जन है AC टू DC वो सिर्फ आपका 40.6% है। नाउ विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट दैट इज रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिपल फैक्टर इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द AC कंपोनेंट्स अवेलेबल इन द DC आउटपुट। तो जो आपको DC आउटपुट अवेलेबल होता है उसमें कितने AC कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर। इस रिपल फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है इट इज नथिंग बट द RMS वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट इन द आउटपुट। दैट इज क्योंकि आपको AC कंपोनेंट कितने अवेलेबल है वही देखने हैं, तो कितना अवेलेबल है दैट इज RMS वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट अवेलेबल इन द आउटपुट टू द DC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट। तो अगर इसको आप इक्वेशन फॉर्म में देखें तो इक्वेशन फॉर्म में इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन फॉर्म में आपका ये हो जाता है दैट इज गामा इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट अपॉन एवरेज और DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। तो पहले कितना AC कंपोनेंट अवेलेबल है आउटपुट में उसका RMS लेते हैं दैट इज उसको हमने उस RMS को हम IAC कहते हैं। तो हम याद रखिएगा जब भी किसी RMS आप वैल्यू AC कंपोनेंट का ले रहे हैं दैट इज आप IAC कैलकुलेट कर रहे हैं, DC कंपोनेंट दैट इज IDC, RMS को रिप्रेजेंट करिए IRMS, देयरफॉर IRMS इज नथिंग बट इक्वल टू IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर का होल रूट। रूट क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है तो उसका क्या कर लेंगे रूट ले लेते हैं। ठीक है, इस रूट को आप इजिली जब आप कन्वर्जन करेंगे तो रूट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज अब इसकी क्या हो जाएगी रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं दैट इज मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर बता IRMS का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर। ठीक है, आप इससे क्या करोगे, इससे आप IAC की वैल्यू सॉरी आप इससे IAC की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, रिपल फैक्टर इक्वल टू होता है आपके यहाँ पहले कन्वर्ट कर लीजिए IAC की वैल्यू इससे क्या निकलेगी, IAC की वैल्यू के लिए IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो IAC की वैल्यू जो अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। और आपको मालूम है रिपल फैक्टर का वैल्यू क्या होता है IAC अपॉन IDC। तो अपने IAC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, IDC की वैल्यू आप क्या उसी तरह रख देंगे तो IAC की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई दैट इज अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपॉन IDC। आपने क्या किया IDC से पूरा डिवाइड कर दिया इसमें तो क्या हो जाएगा IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी जब आप अंडर रूट में IDC को भी अंडर रूट में लेंगे तो ये होल अंडर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर भी लगा दिया और रूट लगा दिया तो IDC की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो आपका हमने वैल्यू ये फंक्शन जो रिसीव किया ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर के लिए। तो जब किसी को भी अगर आपकी IDC की वैल्यू मालूम हो IRMS की वैल्यू मालूम हो तो आप किसी भी रेक्टिफायर का आप रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमको इसमें मालूम है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी Im/2 और IDC की वैल्यू होती है Im अपॉन पाई। देयरफॉर वी कैन इजिली कैलकुलेट द रिपल फैक्टर दैट इज वैल्यू आप पुट कर देंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन एंड देन वी रिसीव दैट गामा इक्वल टू क्या हो गया 1.211। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज रिपल कंटेंट्स इन द आउटपुट आर 1.211 टाइम्स द DC कंपोनेंट। दैट इज DC कंपोनेंट के अलावा इसमें 1.211 टाइम्स क्या है आपके AC कंपोनेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो DC के 1.211 टाइम्स आपका जो DC जो भी अवेलेबल है उसके 1.211 टाइम्स आपके AC कंपोनेंट जो होते हैं आपके आउटपुट में अवेलेबल होते हैं। तो चाहे तो 1.211 टाइम्स कहिए या कह सकते हैं 121.1% ऑफ द DC कंपोनेंट। दैट इज DC कंपोनेंट का 121.1% आपके जो रिपल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इस हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह ये आपका कन्वर्जन जो है AC से DC में नहीं कर पाता है। In next lecture we will talk about the PIV that is peak inverse voltage of the half wave rectifier, उसकी वैल्यू कितनी होती है और ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड डिवाइस दीज लेक्चर्स।